प्रयागराज में अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद कितना ज्यादा तनाव है और क्यों ये कहा जा रहा है सुंदर भाटी गैंग के साथ भी उन तीनों शूटर्स का कनेक्शन है जिन्होंने अशरफ और अतीक अहमद को मौत के घाट उतारा। शूटर्स मोहरा तो षड्यंत्र का असली में कौन चेहरा है? सुंदर भाटी गैंग के साथ में शूटर्स का कनेक्शन क्या है? शूटर्स ने अभी तक कितने राज उगले हैं? महंगी पिस्टल वो भी विदेशी कहां से मिली शूटर्स को? लेकिन कस्टडी में क्या प्लानिंग की गई थी मर्डर की, इसे लेकर के हमारे पास में बड़ी जानकारी है। पुलिस कस्टडी मिलते ही मर्डर की तैयारी शुरू हो गई थी। अतीक और अशरफ मर्डर पर इंडिया न्यूज ने किया बड़ा खुलासा। कातिलों ने 13 अप्रैल को ही मर्डर का प्लान बना लिया था। 13 अप्रैल को प्रयागराज के लॉज में इन लोगों ने कमरा बुक किया। 14 अप्रैल को ये लोग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल कॉलविन हॉस्पिटल पहुंच करके इन्होंने 14 अप्रैल को रेकी की। उसके बाद फिर 15 अप्रैल को मार गिराने की पूरी प्लानिंग रची गई। लेकिन सवाल यह है कि पूरा रूट मैप, पूरे रूट की प्लानिंग इन शूटर्स को कैसे पता चली, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में इंडिया न्यूज ने की है सुपर इन्वेस्टिगेशन। प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आखिरकार षड्यंत्र की प्लानिंग कहां पर की गई। शूटर्स अगर मोहरा हैं तो षड्यंत्र का कौन चेहरा है? इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। छोटे भाई अशरफ की हत्या के बाद से प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और धारा 144 लगा दी गई है और जो पुराना शहर है वहां के हर कोने, हर चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई ताकि किसी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी न होने पाए। यहाँ देखिए, यहाँ आरएएफ तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो इलाका है वहां पर कोई भी आने न पाए। अतीक और अशरफ के सबको जो है यहाँ कब्रिस्तान में जो उनके सबको लाया गया है और सुपुर्दे खाक जो है किया जा रहा है और कुछ लोग हैं उनके परिवार के बहुत बेहद ही करीबी लोग हैं, उनको ही अंदर जाने की अनुमति है दी गई है। कुछ लोग ऐसे हैं उनके करीबी हैं, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। निकल कर आके जैसे ही वो लोग बाहर आ रहे थे उनसे पूछा गया गुड्डू मुस्लिम के बारे में। गुड्डू मुस्लिम के बारे में जैसे ही उन्होंने बोलने की कोशिश की, करीब एकदम सटाकर सर में अतीक अहमद की गोली मार दी गई। देखिए, ये वही स्पॉट है जहां पर दोनों भाई खड़े होकर मीडिया से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। अतीक और अशरफ के सबको जो है पोस्टमार्टम के बाद जो आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस से जो है अब कब्रिस्तान जो है ले जाया जाए, जहाँ पे जो है उनके सबको जो है सबको खाद किया जाएगा। और आप तस्वीरों देख सकते हैं जो पोस्टमार्टम के बाद जो है आप देख सकते हैं कि जो अशरफ और के सब से उनको जो है किस तरह से ले जाया जा रहा है और पुलिस भारी सुरक्षा के बीच में जो बॉडी को जो है ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लवलेश तिवारी जो है बांदा का रहने वाला था और जो है लवलेश तिवारी की कनेक्शन जो है उनके घर वालों ने से पूछा है तो बता नहीं पाए कि कनेक्शन कहाँ कहाँ उसके हैं। कई हफ्तों से फिलहाल अभी घर पर नहीं आया था और अब बीती रात उसने ये एक जघन्य हत्याकांड कर दिया। इसके बाद परिवार सदमे में है, बीमार हो चुकी है और पिता भी बहुत कुछ बोलने की स्थिति नहीं है। गोरखपुर में भी पूरी तरह से अलर्ट है। रात से ही पूरे थाना प्रभारी सड़कों पर खड़े होकर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बात गोरखनाथ मंदिर की करें तो यहाँ भी देखेंगे कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैसे भी यहाँ सुरक्षा रहती है लेकिन सुरक्षा और बढ़ा दी गई है और आप देखेंगे कि जो मेन गेट से लेकर के जो एंट्री पॉइंट है उन सभी जगहों पर पुलिस की चौकसी बढ़ गई है और बाकायदे सभी जगहों पर पुलिस एकदम पैनी नजर बनाई हुई है। एक एक व्यक्तियों को चेक किया जा रहा है। इस बीच प्रयागराज से खबर ही आ रही है कि बैन पिस्टल शूटर्स तक आखिरकार पहुंची कैसे? बैन पिस्टल शूटर्स तक पहुंचने की जांच तेज हो गई है। टर्की मेड जिगाना पिस्टल से मारी गई थी गोली, 7 लाख कीमत है। एक साथ 15 राउंड ये पिस्टल करती है फायरिंग। भारत में बैन फिर शूटर्स को मिली कैसे? इस चीज की जांच अभी भी जारी है। 2 मर्डर, 3 कातिल, 10 सवाल अभी भी बने हुए हैं। सवालों में यह है कि हथियारों के पास से बरामद जिगाना मेड पिस्टल आखिरकार आई तो आई कैसे? टर्की वाली ये पिस्टल जिसकी कीमत लगभग 7 लाख बताई जाती है, कैसे इन तक पहुंची? सीधे चलते हैं प्रयागराज। इंडिया न्यूज संवाददाता विकास हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से। रवि भी रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले विकास, आपका रुख करते हुए हत्याकांड की जांच में अभी तक पुलिस कहां तक पहुंची? ये जो टर्की मेड पिस्टल है इसे लेकर के और क्या कुछ पता चला है? तीनों शूटर्स ने प्लानिंग कैसे की थी? इन्होंने कब कब रेकी की थी? जो लॉज इन्होंने बुक कराया, क्या वहां के फुटेज मिले हैं? विकास, जाहिर है जब हत्याकांड हुआ था उसके बाद लगातार यूपी पुलिस इनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि सुंदर भाटी गैंग से इन्होंने पिस्टल ली थी
हालांकि पिस्टल को सुरक्षित रखने के लिए सुंदर भाटी गैंग के सदस्यों ने इनको दी थी, लेकिन ये डॉन बनना चाहते थे। ऐसी गतिविधियां सामने आई है जो ये डॉन बनना चाहते थे। अतीक अहमद की हत्या करके तीनों आरोपी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, ऐसी भी सूचनाएं सामने आ रही। हालांकि 14 दिनों की इनको न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। तो साफ तौर पर यूपीएससी लगातार इनको अब रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है और रिमांड पर लेने के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी किस तरीके से यूपीएससी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। लवलेश को, सनीक और अरुण मौर्य को, ये बता रहे इंडिया न्यूज संवाददाता विकास। लेकिन एक बार रवि आप ये बताएं, गुड्डू बम्बार, शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी, इनके बारे में और जैनब फातिमा, इनके बारे में अभी तक कुछ पता चला क्या? जी जाहिर है उनको लेकर लगातार जांच टीमें और खासतौर पर एसटीएफ की टीमें लगातार तफ्तीश कर रही हैं। कई जगह छापेमारी की गई और कई करीबियों से पूछताछ की गई, कई लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन हाथ खाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य तौर पर असद के और बाकी शूटरों की तलाश थी। असद और गुलाम तो मिल गया, जिसको मुठभेड़ में मार गिराया गया। और हालांकि इसके बाद अतीक और अशरफ की भी हत्या कर दी गई, शूटरों ने मार दिया। लेकिन अभी अगर बात करें शाइस्ता परवीन की, गुड्डू मुस्लिम की या बाकी के शूटर्स की या बाकी परिवार के बने रहे प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात करीब 10:37 पर अतीक और अशरफ की हत्या की गई। जो हुआ उस वारदात को देख करके रूह कांप गई। 3 हथियार आए, हाथों में असलहा लेकर कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई। ऐसे में कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच सियासत भी है। वक्त 10:37। ये है कि गुड्डू मुस्लिम, जगह प्रयागराज, घटना अतीक अशरफ की हत्या। गले में आई कार्ड, हाथों में माइक और कैमरा लिए 3 शख्स प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर पहले से ही मौजूद रहते हैं। तभी अतीक और अशरफ का मेडिकल कराने के बाद पुलिस बाहर लेकर निकलती है। जीप से उतरकर दोनों कुछ कदम आगे बढ़ते हैं कि तभी मीडिया कर्मियों ने अतीक से सवाल किया कि जनाजे में क्यों नहीं गए। अतीक कहता है कि नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू बस मुस्लिम, वो इतना कह पाता है कि तभी हथियारों से लैस किसी कुख्यात अपराधी की तरह 3 शख्स ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा माहौल अफरा तफरी का हो गया। हमलावरों ने कुछ ही सेकंड में अतीक और अशरफ का सिर गोलियों से छलनी कर दिया। अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के होश फाख्ता हो गए और अतीक और अशरफ की सांसें भी थम चुकी थी। लेकिन हमलावर अपने मंसूबों को अंजाम दे चुके थे। हमले के बाद तीनों हत्यारों ने सरेंडर कर दिया। यूपी के सबसे बड़े डॉन की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया। वहीं इस हत्याकांड को लेकर सियासत के सुर भी सुनाई दिए। एक के बाद एक विपक्षी दलों ने हत्याकांड को लेकर सवाल खड़े किए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, यूपी में बीजेपी की सरकार कानून के तहत नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को अपने मुल्क पर फख्र करता है, इसलिए कि यहाँ पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी। आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहे हैं। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अतीक और अशरफ की हत्या को सुनियोजित मर्डर करार दिया। मैंने पहले ही कहा था ये अतीक के किसी लड़के की हत्या की जा सकती, तो वो लड़का मार दिया गया। कोई इनकाउंटर नहीं था, सब फर्जी इनकाउंटर था।
और अतीक ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी कि पुलिस की अभिरक्षा में मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे सुरक्षा दी जाए। की थी कि नहीं की थी? जी बिल्कुल। और हो गई हत्या। ये जानबूझकर की गई हत्या है। लोकतंत्र के इतिहास में किसी देश में इस तरह से कभी मर्डर नहीं हुआ पुलिस की अभिरक्षा में। 5 बार का एमएलए, 1 बार का एमपी और भाई भी 2 बार का एमएलए, उनको पुलिस की अभिरक्षा में मार दिया जाए, ये क्या है? ये सुनियोजित हत्या है। आपने देखा कि अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद सियासत कितनी ज्यादा हो रही है प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज यानी 17 अप्रैल तक इंटरनेट सर्विस पूरी तरह बंद की गई है। पूरे इलाके में अभी तैनात हैं 10,000 जवान, पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। सीधे विकास के पास चलते हैं। विकास, तस्वीरें दिखाएं और बताएं भी कि प्रयागराज में कितनी चुस्त सुरक्षा व्यवस्था है अभी। देखिए, साफ तौर पर प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत ही कड़ी निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। एक और बात बताइएगा, कसारी मसारी जहां पर अतीक और अशरफ को 15 अप्रैल को लगभग 7-8 बजे शाम में लेकर के जाया गया था, कुछ हथियार मिले हैं क्या? जी बिल्कुल, जब इनकी हत्या हुई थी जब मेडिकल ले आने के पहले कसारी मसारी स्थित जो कब्रिस्तान पर जहां पर अतीक अहमद और अशरफ को दफन किया गया है, वहीं पर उन्होंने विदेशी पिस्टल बरामद करवाई थी। जो धूमनगढ़ पुलिस के जो विवेचक थे वो वहां पर गए थे। और ओके, ठीक है विकास, आप रहे मेरे साथ में। रवि के पास भी चलते हैं। रवि, अब ये कहा जा रहा है कि गैंग को संभालने वाली सिर्फ कुनबे से अगर कोई बचा है तो शाइस्ता परवीन है। क्या शाइस्ता परवीन IS 227 की नई क्वीन बनेगी? रवि के पास आवाज नहीं जा रही है। रवि को कनेक्ट किया जाए, रीपैच किया जाए। अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की मौत के बाद लेकिन कई सवाल खड़े हैं। किसने रचा षड्यंत्र? कौन चाहता था अतीक अहमद की मौत? जिसने एक थ्योरी जिस पर सबसे ज्यादा लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या अतीक अहमद पर हमले के पीछे ISI का कोई कनेक्शन था? अतीक के कुछ दिन पहले तक ही खुल करके ISI से अपने संबंधों को किया था स्वीकार, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। तो क्या ISI ने अपने गुर्गों को बचाने के लिए अतीक अहमद पर हमले का षड्यंत्र रचा? क्या अतीक अहमद बहुत बड़ा खुलासा करने वाला था? क्या हथियार के इंटरनेशनल नेटवर्क की पोल खुलने वाली थी? क्या जिंदा डॉन किसी के लिए खतरा बन गया था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब नहीं मिल पाएगा। गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई हमेशा के लिए खामोश हो गए। एक ऐसी खामोशी जो कभी नहीं टूटेगी। कई ऐसे राज जो देश के कई गद्दारों को बेनकाब कर सकते थे, अब अतीक के साथ दफन हो गए हैं। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूं कालबिन हॉस्पिटल में। ये देखिए, ये मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय कालबिन प्रयागराज, यही वो हॉस्पिटल है जहां पर उसको दोनों भाइयों को लाया गया था मेडिकल के लिए। पहले उन लोगों को ले जाया गया तो उस जंगल में जहां से उनके पास उनकी शिनाख्त पर असलहे बरामद हुए। उसके बाद उनको धूमनगंज थाने ले जाने के बाद फिर यहाँ पर लाया गया, गोली मार दी गई। पहले जेल में कई सालों से बंद अतीक को जैसे ही पुलिस ने रिमांड पर लिया, कई लोगों की नींद उड़ गई। अतीक अहमद पर जिस तरह हमला किया गया उससे साफ है कि कोई है जो नहीं चाहता था कि अतीक पुलिस के सामने अपनी जुबान खोले। लेकिन इस बीच इंडिया न्यूज के पास बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में आया है सुंदर भाटी का नाम। हमीरपुर जेल में रहने के दौरान सनी सुंदर भाटी से मिला और सनी जो कि हत्यारा है सुंदर भाटी से उसकी करीबी हमीरपुर में जेल में रहते हुए बढ़ी। जेल से छूटते ही सनी करने लगा था सुंदर भाटी के लिए काम।
सुंदर भाटी पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। भाटी गैंग के पास AK-47 समेत कई खतरनाक हथियार हैं। सुंदर भाटी फिलहाल यूपी के सोनभद्र जेल में कैद है। जिगाना पिस्टल सुंदर नेटवर्क से सनी को मिली, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। सुंदर भाटी गैंग का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। सीधे चलते हैं रवि के बात में। रवि, सुंदर भाटी मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जेल में कैद है। क्या सनी और सुंदर भाटी का कोई कनेक्शन रहा है? अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? जी बिल्कुल, सुंदर घाटी गैंग से कनेक्शन निकल कर आया है और जाहिर तौर पे इस पूरे मामले को जोड़कर जब जांच की जाएगी तो साफ होगा कि पिस्टल का जो कनेक्शन है वो सामने आया और जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या। क्या सुंदर भाटी और अतीक अहमद की कोई दुश्मनी, पुरानी रंजिश रही है? जी बिल्कुल, अभी ये जांच का विषय है, अभी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। क्या सुंदर भाटी सुपारी लेता है? अशरफ की बहुत सारी अशरफ की बहुत सारे लोगों से रंजिश भी थी और कई ठीक है। अतीक अहमद और अशरफ पर जिन हमलावरों ने गोलियां बरसाई उसी सनी की मैं बात कर रहा हूं। सनी सिंह, कासगंज का रहने वाला सनी सिंह की पूरी कहानी जाननी है तो बस 2 मिनट की ये रिपोर्ट आप देखें, आप जान जाएंगे कि क्या सनी सिंह का सुंदर भाटी के साथ भी कनेक्शन है या फिर नहीं। रिपोर्ट। बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर गोली चलाने वाले इन 3 युवकों को गौर से देख लीजिए। शूटर नंबर 1, शूटर नंबर 2 और शूटर नंबर 3। इन तीनों को इस बात की सनक थी कि क्राइम की दुनिया में इन्हें कोई जानता क्यों नहीं। आज ये 3 नाम सनी, अरुण और लवलेश लोगों की जुबान पर हैं। अब इनकी क्राइम कुंडली खुलने लगी है। जब इंडिया न्यूज की टीम ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि सनी सिंह नाम का युवक हमीरपुर के जिले के कुराड़ा कस्बे का रहने वाला है। इसके घर वालों को इस बात का इल्म ही नहीं कि सनी ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। अशरफ और अतीक हत्याकांड का शूटर सनी उर्फ पुराने, जो कि हमीरपुर जनपद के कुराड़ा थाना कस्बे का रहने वाला, हम अभी मौजूद हैं उसके घर के जस्ट बाहर, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये वो उसका घर है सनी का। इस समय घर में कोई मौजूद नहीं है, घर पुराना है और बताया जा रहा है कि 10 से 12 साल से सनी गांव में आना जाना नहीं है। उसके 2 भाई और हैं जिनका नाम है पिंटू और मंगल, जिसमें मंगल की मृत्यु कुछ वर्षों पूर्व हो चुकी है और इसके पिता जगत की भी मृत्यु कुछ वर्षों पूर्व हो चुकी है। हमारी टीम ने कुराड़ा पुलिस स्टेशन जाकर पड़ताल की तो पता चला सनी सिंह कुराड़ा पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसका हिस्ट्री शीट नंबर 281A है। सनी के खिलाफ करीब 15 केस दर्ज हैं। भाई पिंटू के मुताबिक वो बीते 10 साल से अपने घर नहीं आया है। सनी के पिता जगत सिंह और मां की मौत हो चुकी है। सनी के 3 भाई थे, जिनमें से एक की मौत पहले ही हो चुकी है। दूसरा भाई पिंटू घर पर रहता है और चाय की दुकान चलाता है। भाई ने बताया कि ये ऐसे ही घूमता फिरता रहता था और फालतू के काम करता था। हम उससे अलग रहते हैं। वो बचपन में ही घर से भाग गया था। महंगे शौक और अपना नाम कमाने की ठान चुका सनी सिंह कम उम्र में ही वसूली और लूट जैसे अपराधों को अंजाम देने लगा। सनी के खिलाफ थाने में 15 मुकदमे दर्ज हैं। अशरफ और अतीक हत्याकांड का शूटर सनी उर्फ पुराने, जो कि हमीरपुर जनपद के कुराड़ा थाना कस्बे का रहने वाला, हम अभी मौजूद हैं उसके घर के जस्ट बाहर, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये वो उसका घर है सनी का। इस समय घर में कोई मौजूद नहीं है, घर पुराना है और बताया जा रहा है कि 10 से 12 साल से सनी गांव में आना जाना नहीं है। उसके 2 भाई और हैं जिनका नाम है पिंटू और मंगल, जिसमें मंगल की मृत्यु कुछ वर्षों पूर्व हो चुकी है और इसके पिता जगत की भी मृत्यु कुछ वर्षों पूर्व हो चुकी है। गांव का रहने वाला है जिसने अतीक और अशरफ की हत्या की है। जी, क्या नाम था इसका? इसका नाम था पुराने, लोग कुरारा में इसको पुराने नाम से कहते थे, वैसे सनी सिंह इसका नाम था। जी, ये कम से कम 12-13 साल से कुरारा में नहीं है। जी हाँ, जुआ के केस में पहली बार ये अंदर गया था। और इस बीच गुड्डू बमबास को लेकर के बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है गुड्डू के पास। अतीक अहमद के ISI नेटवर्क के राज छिपे हुए थे, अब गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज हो गई है। गुड्डू के पास आतंकी मॉड्यूल होने की आशंका। रिमांड पर अतीक अहमद ने बार बार गुड्डू का ही नाम लिया। गुड्डू के साथ शाइस्ता परवीन की तलाश भी तेज हो गई है। सीधे विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, गुड्डू के सीने में कितने राज दफन हैं? क्या ISI नेटवर्क और आतंकियों के जितने मॉड्यूल के लिए हथियार सप्लाई किए जाते थे, ये सब कुछ गुड्डू बमबास को पता है?
देखिए, हत्या के पहले अशरफ ने साफ तौर पर गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था। उसके बाद उसकी कनपटी पर पिस्टल सटा के लगातार गोलीबारी की गई। उसके बाद हत्या कर दी गई। बात की जाए तो शूटर गुड्डू मुस्लिम ही वह राज जानता है जो माफिया अतीक अहमद और उसका भाई जो अशरफ है वो बताना चाहता था। और बात की जाए तो नासिक इलाके से जिस तरीके से उसकी जो लोकेशन मिल रही है, लगातार यूपी पुलिस विकास मिश्रा आप हैं मेरे साथ में। अतीक अहमद और अशरफ पर गोलियां चलाने वाले एक और शख्स जिसका नाम है अरुण उर्फ कालिया, जो रहने वाला है यूपी के कासगंज का। इंडिया न्यूज की टीम ने जब अरुण की हिस्ट्री खंगाली तो क्या सच निकल करके सामने आया, आप देखेंगे, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देश के सबसे सनसनीखेज डबल मर्डर केस के दूसरे शूटर को अब गौर से देखिए। माफिया अतीक अहमद और अशरफ पर गोली चलाने वाले इस अपराधी का नाम है अरुण मौर्य। वही अरुण जिसे उसके साथी कालिया कहकर पुकारते थे। अरुण भी मीडिया कर्मी बनकर पुलिस को चकमा दे गया। हमारी तफ्तीश में पता चला कि अरुण कासगंज जिले का रहने वाला है। प्रयागराज के कॉन्वेंट हॉस्पिटल में अतीक व अशरफ को मेडिकल ले जाते वक्त उसकी 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो 3 शूटर हैं पुलिस के द्वारा जो उनका आइडेंटिफाई हुआ है उसमें एक बांदा का, एक हमीरपुर का और एक जनपद कासगंज का बताया गया है। जनपद कासगंज का जो शूटर है जिसका नाम अरुण मौर्य बताया जा रहा है। अरुण खबर यह भी आ रही है कि अशरफ जो अतीक अहमद का भाई था उसके डबल क्रॉस से गुड्डू बम्बास को डर लगने लगा था। अशरफ शूटर्स के साथ डबल क्रॉस करने लगा था। गुड्डू बम्बास को यह डर सताने लगा था कि अशरफ बता देगा बम्बास का पता। कई दिन से अपना मोबाइल बंद करके गायब है गुड्डू बम्बास जो यूपी से होता हुआ कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, मुंबई में भी पाया गया। गुड्डू बम्बास के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की हत्या के बाद योगी सरकार फुल ऑन एक्शन में है। सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी से लेकर दारोगा तक सड़क पर उतर चुके हैं। साफ है कि योगी सरकार उन लोगों को कोई मौका देना नहीं चाहती जो प्रयागराज में शूटआउट के बाद किसी भी तरह की अशांति फैलाना चाहते हैं। माफिया के खिलाफ जिस ऑपरेशन से योगी की जय जयकार हो रही थी, आखिर उसी ऑपरेशन के बीच किसने रच डाली योगी को बदनाम करने की साजिश? आखिर किसने की यूपी पुलिस को दागदार करने वाली प्लानिंग? आखिर किसने अतीक अशरफ की सुपारी लेकर पूरे सिस्टम को कर दिया चैलेंज? यही वो सवाल है जो प्रयागराज से लखनऊ तक गूंज रहे हैं। और सीएम योगी ने आधी रात को आला अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाकर उन्हें 2 टूक फरमान सुना दिया। प्रयागराज शूटआउट के बाद कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया। सीएम योगी ने आधी रात की हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन से बड़े फैसले लिए ये भी जान लीजिए। पहला बड़ा फैसला, यूपी के सभी 72 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। दूसरा बड़ा फैसला, यूपी पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। तीसरा बड़ा फैसला, सभी संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई। चौथा बड़ा फैसला, गृह सचिव और डीजीपी को रातों रात प्रयागराज भेजकर रिपोर्ट मांग ली। पांचवा बड़ा फैसला, हर 2 घंटे में सीएम खुद पूरे मामले की समीक्षा बैठक लेने लगे। छठा बड़ा फैसला, 17 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। सातवां बड़ा फैसला, अतीक अशरफ की हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित कर दिया गया। योगी की नाराजगी का आलम यह था कि पूरे सूबे में आला अधिकारियों के फोन घनघनाने लगे। आधी रात को पुलिस जिप्सियां सड़कों पर उतर आईं। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च शुरू हो गया। अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ की हत्या के बाद से प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और धारा 144 लगा दी गई है। और जो पुराना शहर है वहां के हर कोने, हर चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई ताकि किसी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी न होने पाए। ये इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जिस कब्रिस्तान में असद को जो है दफनाया गया था, उसी कब्रिस्तान के बाहर मैं इस वक्त हूँ। योगी सरकार ने सख्त फरमान दे दिया कि किसी भी इलाके में अफवाह गैंग कामयाब नहीं होना चाहिए, कहीं भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। नॉर्मल डिप्लॉयमेंट किया गया है और ईद के दृष्टिकोण से भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और सभी तरह का शांति है। नॉर्मल लोगों की चहल पहल चल रही है, लोग आवागमन चल रहा है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है और पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। इसके अलावा सीएम आवास सहित पूरे प्रदेश में अहम जगहों पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी।
प्रयागराज में अतीक अहमद एवं असरत की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है और कुछ तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, तस्वीर दिखाइए। संस्कार इनका आवास है, इनके आवास के बाहर ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं न कहीं उपद्रवियों को आशंका के चलते मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए गए हैं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक